नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम और कुछ बड़ी खबरों से। तो खबर की रुक करते हैं हाथरस की बड़ी घटना पे। जो हाथरस की घटना पर आसरा एनजीओ ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की घटना पर आसरा एनजीओ ने निकाला कैंडल मार्च। बिटिया के लिए मांगा इंसाफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बालिका के साथ हुए दुर्दांत कृत्य और उसकी हत्या के विरोध में झांसी के आशा एनजीओ द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और यूपी की निर्भया के लिए प्रदेश सरकार से न्याय की मांग की गई। यूपी की निर्भया के साथ हाथरस के कोतवाली चंदवा क्षेत्र में हुई बर्बरतापूर्ण कृत्य के विरोध में बुधवार शाम आसरा सोसाइटी एनजीओ ने शहर के इलाही चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और बिटिया के लिए प्रदेश की योगी सरकार से इंसाफ की मांग की। पूजा शर्मा ने कहा कि उनका सरकार से बस यही कहना है कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह दलित की हो या किसी और की हो। अगर प्रदेश में इस तरह बेखौफ होकर किसी बहन बेटी को कृत्य कर बेरहमी पूर्वक मार दिया जाता है तो जनता का भरोसा सरकार और कानून से उठ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द कानून के फंदे में लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, तभी बिटिया को न्याय मिलेगा। कैंडल मार्च में ओम शांति अध्यक्ष पूजा शर्मा, बंटी शर्मा, संतराम पेंटर, एडवोकेट अशोक शर्मा, प्रिंस, प्रदीप तिवारी, सीमा सिंह तिवारी, कुसुम कुशवाहा, सीमा कुशवाहा, उर्मिला वर्मा, मोनिका गुर्जर, रीता, दीपा यादव, नेहा केवट, कीर्ति, प्रियंका गुप्ता, राजेश राय, प्रसून सिवारे, अभिषेक वर्मा, शिवम साहू आदि शामिल रहे। झांसी से ब्यूरो चीफ राजीव विरथरे की रिपोर्ट। तो आगे भी ये सब होता ही रहेगा। तो हम लोग का अनुरोध है कि ये जो ऐसे अपराध किए जा रहे हैं इसके लिए कुछ बड़ा कानून बनाया जाए और जो फांसी है वही दिया जाए, क्योंकि ऐसे कोई नहीं होगा, यही सजा है। तो हम लोग की यही विनती है कि इस पर फांसी दी जाए और इस पर बिल्कुल राजनीति ना की जाए। बेटी चाहे किसी धर्म की हो, बेटी ही है, तो इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सभी को एकजुट होकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बेटी का आपकी भी हो सकती है, कल को मेरी भी हो सकती है। तो इसलिए सभी को मिलकर आरोपियों के लिए फांसी की सजा के लिए सबको अपील करनी चाहिए। अच्छा मैम, आपको लगता है देश की बेटियां सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देखने में काफी टाइम से यही आ रहा है। और वहीं आगे बढ़ते हैं गोरखपुर की तरफ, जहां गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर। आबकारी विभाग ने नकली ब्रांडेड शराब बनाने के धंधे का किया पर्दाफाश। गोरखपुर आबकारी विभाग ने नकली ब्रांडेड शराब बनाने के बड़े धंधे का भंडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग के उपायुक्त आर.के. सिन्हा के निर्देश पर शहर के पास इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री मिली है। मौके से बड़े पैमाने पर बार कोड रैपर ढक्कन की बरामदगी की गई। वही दबिश के दौरान मौके से स्कूटी समेत एक नकली शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प है कि बरामद नकली शराब के रैपर ढक्कन और बार कोड के जरिए करीब 50 लाख का ब्रांडेड नकली शराब बनाया जा सकता था। आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया कि इनमें देसी और विदेशी ब्रांड की शराब बनाई जाती थी। कैंट थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित गोदाम पर नकली को असली बनाने का गोरख धंधा किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि गौशाला की आड़ में अवैध शराब का कारोबार किया जाता था। वहीं मुखबिर की सूचना पर आबकारी उपायुक्त आर.के. सिन्हा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी पी.पी. सिंह की विशेष टीम, जिसमें आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी, अरविंद मिश्र, कृष्ण सिंह और अरविंद सिंह के साथ आबकारी विभाग के 23 शराब सिपाहियों के साथ किराए के गोदाम पर छापेमारी की है, जहां से ब्रांडेड अंग्रेजी और देशी शराब के नकली रैपर, लाखों के ढक्कन और QR कोड की बरामदगी की गई। वहीं मीडिया से बातचीत में उपायुक्त आबकारी आर.के. सिन्हा ने बताया कि नकली शराब बनाने के इस गोरख धंधे विभाग को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही थी। साथ ही बिहार चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नकली शराब बनाए जाने के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया गया, जहां से नकली शराब बनाने के सामग्री के साथ एक अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बाल सुलभ आहार से बच्चे होंगे सुपोषित। जी हाँ, बच्चों को जब एक अच्छा आहार और सुपोषित आहार दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का विकास होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। बाल सुलभ आहार से बच्चे होंगे सुपोषित। शबनम अफगानी।
महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित पोषण समृद्ध ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत आज कराहल तहसील के ग्राम रानीपुरा माफी में बच्चों के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए बाल सुलभ आहार प्रदर्शन एवं बाल भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के विशेष सहयोग से आसपास के गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर सुपरवाइजर एवं गांव की महिलाओं को बच्चों के भोजन बनाने की विधियों के बारे में एवं आहार समूह के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हर गांव में महिलाएं बच्चों के भोजन बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का प्रबंध करना सीखें। इस कार्यक्रम में 3 अलग अलग समूहों को अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार भोजन की विधि के बारे में अवगत कराते हुए 3 आयु वर्ग के अनुसार बाल सुलभ आहार बनाने को कहा, जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा क्रमशः बाल भोग, पौष्टिक दलिया एवं पौष्टिक खिचड़ी बनाई गई, जिसमें 10 आहार समूह में 6 से 7 आहार समूह का समावेश करके खाद्य सामग्रियों को तैयार किया गया और साथ में यह संकल्प लिया गया कि अब हम इसी प्रकार से अपने घरों में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों द्वारा अपने बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार बाल सुलभ आहार बनाकर खिलाएंगे। सलाहकार आराधना पराशर जी के द्वारा उपस्थित महिलाओं को अपने घरों में पानी को छान कर रखने, बच्चों को शुद्ध पानी पिलाने हेतु बात कही। इस क्रम में महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर अर्चना बैश्य द्वारा बच्चों के खान पान, साफ सफाई, स्वच्छता आदि पर बात करते हुए बताया गया कि बच्चों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो आज आपने यहाँ से सीखा है उसे अपने घरों में अपनाएं एवं जो चीजें सीखी हैं उन्हें अन्य लोगों को बताएं। कार्यक्रम के अंत में फील्ड समन्वयक संदीप भार्गव ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं सभी आगंतुकों अतिथियों को धन्यवाद अर्पित किया। इस कार्यक्रम में ग्राम सरपंच प्रमोद जी, सचिव गिरिराज पालीवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का विशेष सहयोग रहा। रामस्वरूप गुर्जर, श्यामपुर, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं गुना की खबर की तरफ, जहां से गुना से आ रही खबर। आज गुना के जय स्तंभ चौराहे पर वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि के निधन पर वाल्मीकि समाज में काफी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर सभी लोग कहीं न कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर ये है भी एक जघन्य और बड़ा अपराध जिसकी सजा फांसी जरूर होनी चाहिए। खबर है गुना से, जहां आज गुना के जय स्तंभ चौराहे पर वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि निधन का समाचार सुनने के बाद वाल्मीकि समाज गुना द्वारा मनीषा वाल्मीकि को कैंडल के साथ श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दरिंदों को जिनके कारण मनीषा वाल्मीकि इस दुनिया में नहीं, उनको फांसी दी जाने की मांग की गई। संपूर्ण वाल्मीकि समाज मनीषा वाल्मीकि परिवार के साथ है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस गुना से ब्यूरो चीफ मुरारी जटिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव में दबंगों द्वारा वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जिह्वा को काट दिया गया था। उसके बाद आज उसकी मृत्यु हो गई है। देश का संपूर्ण वाल्मीकि समाज बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आज रही है, जहां राजद पार्टी दलित को सिर्फ वोट बैंक समझती है, चुनाव में दलित देगी जवाब। शक्ति। राजद पार्टी दलित को सिर्फ वोट बैंक समझती है, चुनाव में दलित देगी जवाब। शक्ति मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद दलित प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण कर आरजेडी को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन इसके एवज में पार्टी आलाकमान द्वारा उन्हें सिर्फ बेइज्जती करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि राजद पार्टी ज्वाइन करने के बाद वे अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम क्षण में तेजस्वी यादव ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए टिकट के लिए मोटी रकम का डिमांड कर एक दलित कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा का हनन किया है। मौके पर दलित नेता शक्ति मलिक ने कहा कि रानीगंज विधानसभा के लोगों से उनका गहरा लगाव है और वहाँ चुनाव जीतकर वहाँ का विकास करना चाहते हैं और इसको लेकर उनका मेहनत पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। जब हम पूर्णिया वापस आए तो अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी पीआर प्लानिंग करके मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। उसके बाद हमको ये कहना है तमाम बिहार के वासियों से कि लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में 900 करोड़ का चोरी में जेल में बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है
अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी भी दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। तो बोले सर आप जो है कि सब कुछ है, अगर दलित महादलित को नहीं देखिएगा तो आप कैसा राजनीति कर रहे हैं। बोला मेरा पार्टी है, हम जैसा चलाए, मेरा सरकार होगा, हम जैसा चलाएंगे, तुम यहाँ से भागो। इस तरह से हमको तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। मैं तमाम बिहार। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रामलीला के सफल संचालन के लिए बैठक संपन्न। रामलीला मंचन में गाइडलाइन का पालन करने पर सहमति। जहां ये खबर है जालौन से, जहां रामलीला मंचन के लिए गाइडलाइन की जो भी अनुमति दी गई थी उस पर सहमति हो गई है। रामलीला के सफल संचालन के लिए बैठक संपन्न। रामलीला मंचन में गाइडलाइन का पालन करने पर सहमति। कोच जालौन में बुधवार को नगर की ऐतिहासिक धरोहर श्री रामलीला समिति की ओर से बुलाई गई आम सभा की एक बैठक का आयोजन स्थानीय लाजपत नगर स्थित रामलीला भवन पर हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता श्री धर्मादा आरक्षणी सभा के अध्यक्ष सुहान वाजपेयी ने की। बैठक में रामलीला महोत्सव के सफल संचालन को लेकर रामकाज से जुड़े लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और रामलीला मंचन को लेकर अच्छी लीलाओं के लिए अभिनय विभाग के पदाधिकारियों की घोषणा भी हुई और तय हुआ कि रामलीला मंचन में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ मंचन किया जाए। इस आम सभा की बैठक में रामलीला की उप समितियों के गठन पर भी विचार किया गया और मूर्तियों का चयन भी पूरी पारदर्शिता के साथ की गई और मुहूर्त का शोधन भी किया गया। इस बैठक में रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रतीक मिश्रा, गोलू मंत्री संजय सोनी, केशव बबेल, रमेश तिवारी, अतुल चतुर्वेदी, मोहनदास नगाइच, नटराज, संजय सिंघाल, मंजू नगाइच, रामकुमार अग्रवाल, हरिश्चंद्र तिवारी, सुधीर सोनू, राम तिवारी, अमित नागराइच, नीरज द्विवेदी, पीडी रिछारिया, पवन अग्रवाल, मृदुल दांतरे सहित कई रामकाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। विवेक द्विवेदी, जालौन की रिपोर्ट। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगली खबर आ रही है डूंगरपुर से, जहां मूल मंत्र द्वारा योग दर्शन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डूंगरपुर में 2 वर्षों से चल रहे योग कक्षा के वैश्विक महामारी कोरोना के दिशा निर्देशों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए योग दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और वहीं डूंगरपुर राज्य द्वारा मूल मंत्र द्वारा योग दर्शन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डूंगरपुर में 2 वर्षों से चल रही योग कक्षा में वैश्विक महामारी कोरोना के दिशा निर्देशों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए योग दर्शन कार्यक्रम के आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक जी चौबीसा ने की। मुख्य अतिथि गोपाल जी मराठा रहे और कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रश्मि व्यास ने योग के महत्व पर चर्चा करते हुए दैनिक जीवन में योग के लाभ को समझाया। कार्यक्रम का संचालन डिजिटल क्रिएटर मेहुल चौबीसा ने किया। आभार दीपेश पालीवाल ने व्यक्त किया। फिर से हम इस प्रयोग को फिर से हम करेंगे और एक योग जो है वो ऋषि मुनियों का दिया हुआ विज्ञान है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी संस्थाएं आगे आ रही है जो ऋषि मुनियों के विज्ञान को, जो अब तक पहले गुरुकुल तक ही में ही बंद थे, वो आम जनों तक जा रहे हैं, आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं पिछले करीब 1 साल से 1.25 साल से चल रही है और आज मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य के रूप में श्री चौबीसा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगली खबर आ रही है जामताड़ा जिले से, जहां जान को जोखिम में डालकर महिलाएं कर रही हैं सफेद मिट्टी का उत्खनन। जी हां, जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजलाडी के गांव में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के निकट पहाड़ी पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने सफेद मिट्टी उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। हालांकि इस जगह कई महिलाओं की जान भी गई है, फिर भी महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कार्य को कर रही हैं। और वहीं जामताड़ा में जान को जोखिम में डालकर महिलाएं कर रही हैं सफेद मिट्टी का उत्खनन। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजलाडी गांव में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के निकट पहाड़ी पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने सफेद मिट्टी उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर कर रहा है। हालांकि इस जगह कई महिलाओं की जान भी चली गई है, फिर भी महिलाएं जान को जोखिम में डालकर सफेद मिट्टी निकालने का काम कर रही हैं। मिट्टी उत्खनन से सुरंग बन गया है और महिलाएं सुरंग में घुसकर मिट्टी निकाल रही हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। एसएसटी क्लब दिगारी के अध्यक्ष सोहेल अंसारी पर
एवं जब्बार मियां ने क्लब के सदस्यों के साथ स्थल पर पहुंचकर महिलाओं को सुरंग में घुसकर नहीं निकालने की अपील के साथ ही सदस्यों ने जिला प्रशासन से अविलंब इस पर रोक लगाने की भी मांग की है। हमारे संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। और वहीं मोतिहारी से आ रही खबर, जहां मोतिहारी के चिरैया विधानसभा में नेताओं द्वारा आचार संहिता की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां, प्रशासन बेखबर है। जी हां, मोतिहारी के पदाई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां पे शासन प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं उसके जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोतिहारी की चिरैया विधानसभा में नेताओं द्वारा आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रशासन बेखबर है। मोतिहारी के पताई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पताई में सरकारी लाइट के पोलों पर पार्टी व विधायक उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हुए हैं, साफ नजर आ रहा है, लेकिन इन्हें हटाने व उम्मीदवारों व पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि सरकारी संपत्ति पर ना तो किसी दल का झंडा लगाया जा सकता है और ना ही कोई पोस्टर, परंतु राजनीतिक दलों के साथ साथ विधायक उम्मीदवार भी अपने पोस्टर सरकारी लाइट पोलों पर, इमारतों पर चस्पा रखे हैं। सरकारी इमारतों की दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद भी निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारी व कार्मिकों को लापरवाही से आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। का नाम? ये कौन सा जगह है? ये डुमरी बाजू है। आज कितना तारीख है? 29 है। महीना? 9वां महीना 2020। अच्छा, ये अभी पोस्टर नहीं हटा है? नहीं, अभी नहीं है। आचार संहिता में है। हाँ। कौन सा जगह है? डुमरी बाजू थाना? पताही थाना। नाम? प्रकाश सिंह। ये कौन सा जगह है? ये तो डुमरी बाजू। जो पोस्टर लगा है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या कि आचार संहिता में हटा देना है, अभी तक प्रशासन नहीं हटाया है, तो इनको तो हट देना चाहिए। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 29। महीना? महीना है 9वां। अच्छा, सितंबर है। ठीक। मेरा नाम चपरी बैठा। पद क्या है आपका? पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव है। ये कितने तारीख का आचार संहिता लगा है? संहिता आपको कितने दिन पहले लगा है? 2 दिन पहले लगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके सामने पोस्टर लगा है, हटाया क्यों नहीं गया आचार संहिता? अभी हटवाते हैं। अभी इतना समय बाद, लगभग 2 दिन बाद क्यों ये हटाया जा रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? इसके पहले मीटिंग में थे, आज आए हैं ब्लॉक से परिचय पत्र लेके, अभी सीधे से हटवाते हैं, अभी इसी वक्त हटाते हैं। और वहीं हरियाणा में धान की खरीद शुरू न होने से नाराज किसान आज सुबह से हरियाणा की मंडियों के बाहर डेरा डाले बैठे हैं। ऐसे में हैरानी वाली बात यह है कि किसान के अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार और उनके प्रशासन ने रात ढल जाने के बाद भी किसानों की कोई सुध नहीं ली। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान अभी तक धरने पर ही बैठे हुए हैं और उनका यह कहना है कि जब तक मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। और वहीं हरियाणा में धान की खरीद शुरू न होने से नाराज किसान आज सुबह से हरियाणा की मंडियों के बाहर डेरा डाले बैठे हैं। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि किसान के अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार और उसके प्रशासन ने रात जल जाने के बाद भी किसानों की सुध नहीं ली। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान अभी तक धरने पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। धान की खरीद को लेकर 12 घंटे बीत जाने के बाद भी किसानों का धरना जारी है। बुधवार सुबह 9 बजे अंबाला शहर अनाज मंडी के बाहर अंबाला हिसार हाईवे पर शुरू हुआ धरना अभी तक जारी है और 12 घंटे बाद भी किसानों का जोश कम नहीं हुआ। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती तब तक वह धरना इसी तरह जारी रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन सरकार ने 26 तारीख से टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सारे देश में शोर मचा रखा है, वो भी झूठा कि हमने हरियाणा प्रदेश में धान की खरीद शुरू कर दी है। आज 29 तारीख है। पंजाब में तो ऑफकोर्स जीरी बिक रही है, लेकिन हरियाणा की किसी भी मंडी में एक दाना तक नहीं खरीदा गया। रात का टाइम है, अभी भी आपका धरना जारी है। क्या कोई अधिकारी पहुंचने में आया? थोड़ी देर पहले
सीआईडी के अफसर आए थे, वो हमसे बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। कहता है सांबर की मंडी में तो खरीद शुरू हो गई है, तो आप ही धरना समाप्त कर दो, हम आपकी खरीद शुरू कर देंगे। हमने उनको यही जवाब दिया। धरना सुबह से जारी है और आप भी समर्थन देने पहुंचे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पहले से ही इस आंदोलन को समर्थन करता है, क्योंकि जो किसान अध्यादेश है वो ना सिर्फ किसान, वो मजदूर और कमेरे के हित में नहीं है। इसलिए सरकार इस पे दोबारा गौर करे और जो सरकार ने कानून बनाया है उसमें हम चाहते हैं कि दोबारा से गौर करके कोई सुधार उसमें करे, अमेंडमेंट करे। सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है किसान, मजदूर के, छात्र, नौजवान के, बेरोजगार के उसमें जो भी कानून सरकार उनके विरोध में लेके आएगी उसका हम शुरू से ही विरोध करते रहे हैं, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, सुबह से ये लोग बैठे हैं सड़क पर, अभी तक सरकार या प्रशासन ने कोई गौर नहीं की है, क्या दर्शाता है? अभी मैं तो अपनी ड्यूटी करके यहाँ था और यहाँ देखा मैंने लोग काफ़ी जमा थे, तो सर्व कर्मचारी संघ की क्योंकि पहले से ही हिदायत हमें ये मिली हुई है कि भी किसानों के, मजदूरों के जहाँ भी आंदोलन है, क्योंकि सरकार जो है 3 कृषि अध्यादेश जो लेके आई है उसमें और जो मजदूरों के कानून है, श्रम नियम जो बदलाव उनमें किया है, श्रम नियमों में जो है 8 से 12 घंटे की ड्यूटी ये सरकार ने कर दी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पहले जिस भी कंपनी में 100 वर्कर पेरोल पर होते थे उस कंपनी को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति की ज़रूरत होती थी। आज जो सरकार ने 300 जो कर्मचारी होंगे उस पर अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो कानून सरकार लेके आ रही है उनके विरोध में, क्योंकि बेरोजगार जो है युवा। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हरियाणा से, जहां डाक विभाग हरियाणा की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल हेतु रंजू प्रसाद ने कहा कि उनके विभाग और UHVVN और DHVVN में बिजली बिल को लेकर हुआ है समझौता और अब 20,000 तक के कैश बिजली बिलों का भुगतान डाकखाने के द्वारा किया जाएगा। डाक विभाग हरियाणा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने कहा कि उनके विभाग और UHVVN और DHVVN में बिजली बिल को लेकर हुआ समझौता अब 20,000 तक के कैश बिजली बिलों का भुगतान डाकखाने में किया जाएगा। यह समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। DHVVN में फिलहाल 3 जिलों फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और जल्द ही इसके 9 जिलों में भी यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने घोषणा की है कि डाक विभाग और हरियाणा बिजली वितरण निगम में 20,000 रुपए तक के कैश बिजली बिल भरने का समझौता हुआ है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसमें बिजली उपभोक्ता शहरी व ग्रामीण इलाके के डाकघरों में अब अपना बिजली बिल बिना किसी असुविधा के भर सकेंगे। अब उन्हें बिजली विभाग की लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से ऐसा समझौता हुआ है कि जिससे अभी तक इसके 3 जिले फतेहाबाद, सिरसा और हिसार के उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा और बाकी 9 जिलों में जल्द ही अब सेवा शुरू हो जाएगी। जैसे ही उपभोक्ता का बिल भरने पर उसे रसीद मिलेगी, वैसे ही UHVVN और DHVVN पर भी उसका डेटा चल जाएगा। इसके साथ ही कोर बैंकिंग में भी उपभोक्ता को किसी भी जगह तुरंत पैसा पहुंच रहा है। ऐसे ही कोविड काल में हमने जरूरतमंद, चाहे वह अशक्त महिला हो, बीमार व्यक्ति हो, लेबर हो या अन्य सभी हो, उनका 150 करोड़ रुपया ट्रांसफर उन तक किया है, चाहे कोई घर हो या अस्पताल में हो। नरेश सैनी, अंबाला की रिपोर्ट। आज का दिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ये एक बहुत ही यादगार दिन है। ये इस तरह से कि जो बिजली के बिल आम जनता भरती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी एक MOU हुई थी उत्तर हरियाणा बिजली निगम के साथ, वितरण निगम के साथ हुई थी और वहाँ हम लोगों ने 10 जिलों में जितने हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं HO और SO में, लोग वहाँ 20,000 तक कैश में उसमें जमा कर सकते हैं बिजली का बिल और उनको कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और इसी तरह से आज हम लोग 1 तारीख कल से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है उसके साथ भी हम लोग ये एक टाई अप कर रहे हैं, जिससे अभी 3 जिलों में ये कल से शुरू हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में।
फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में। इसके बाद ये बाकी जो 9 जिले रहेंगे वो उनमें भी लागू किया जाएगा। इसमें जनता बहुत खुश है क्योंकि उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लग रहा है और ये उनके बिल्कुल नज़दीकी डाकघरों में उपलब्ध है। इसमें भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो वो पेमेंट करेगा उसकी रसीद भी जनता को मिल जाएगी, जो भी कस्टमर है उनको मिल जाएगी और साथ ही साथ निगम के सर्वर पर भी उसका डेटा चला जाएगा। इस तरह से एक बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध है और आम जनता को भी इसमें बहुत खुशी है। तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में हमारे साथ बस इतना ही। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।